हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ गुलफ्शा और आप सभी देख रहे हैं हमारा ऑफिशियल चैनल द लर्नर्स कम्युनिटी DUSOL। आई होप आप सभी ठीक होंगे और अपनी अपनी स्टडी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। देखिए, आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है वो यूनिट नंबर 3 के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं हम उन्हें कवर करने वाले हैं। और देखिए, ये जो आपकी वीडियो है ये सेमेस्टर 1 की होने वाली है। सेमेस्टर 1 में जो पॉलिटिकल साइंस है हम उसे कवर कर रहे हैं। और ये जो पॉलिटिकल है इसका नाम है राजनीतिक सिद्धांत का परिचय, जिसमें मैं आपको ऑलरेडी यूनिट 1 कवर करवा चुकी हूँ और इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी कवर करवा चुकी हूँ। और यूनिट 2 भी हमारी कवर है जिसकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी कवर हैं। और हमारी अभी यूनिट 3 चल रही है जिसको हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। और जो इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो भी हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर कर चुके हैं। कुछ हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेफ्ट रह गए थे जो कि इंपॉर्टेंट है। इसी वजह से मैं आपके लिए ये सेकेंड वीडियो लेकर आई हूँ। तो अगर आपने ये सारी वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो आप इन्हें चेकआउट कर लीजिएगा। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हम 3rd यूनिट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। जैसे कि आप सभी देख सकते हैं लास्ट वीडियो में इससे ऊपर की जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो हमने कवर कर लिए थे। अब हमारा नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था वो था भारत में सेंसरशिप पर बहस को कैसे समझते हैं। यानी जो भारत में सेंसरशिप है उसके ऊपर जो बहस होती है हम उसको कैसे समझ सकते हैं। तो पहले देखेंगे हम परिभाषा में आप लिख सकते हैं भारत में सेंसरशिप पर बहस मुख्य रूप से प्रेस की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और राज्य की नियंत्रण के बीच संतुलन को लेकर होती है। इस बहस में विभिन्न सामाजिक, राजनीतिक और कानूनी पहलुओं को शामिल किया जाता है। वो कौन कौन सी पहलू हैं या किन किन चीज़ों को इसमें हम शामिल कर सकते हैं, चलिए उनको देख लेते हैं। ऐतिहासिक रूप से देखते हैं। ऐतिहासिक रूप में आप पहला लिख सकते हैं औपनिवेशिक काल। औपनिवेशिक काल में देखेंगे भारत में सेंसरशिप की शुरुआत औपनिवेशिक काल में हुई थी, जब ब्रिटेन सरकार ने भारतीय मीडिया को नियंत्रित करने के लिए कई कानून बनाए थे। यानी जो हमारी सेंसरशिप है उसकी शुरुआत औपनिवेशिक काल में हुई थी, जब अंग्रेज़ थे। अंग्रेज़ों ने भारत की जो मीडिया है उसको रोकने के लिए सेंसरशिप को लगाया था ताकि जो भारतीय हैं वो विरोध ना करें। ठीक है, नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं स्वतंत्रता के बाद। स्वतंत्रता के बाद भारतीय संविधान ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को अधिक अधिकार दिया, लेकिन इस अधिकार को कुछ सीमाओं के साथ लागू किया था। ठीक है, अब हम देखेंगे वर्तमान स्थिति यानी प्रेजेंट टाइम में। वर्तमान स्थिति में आप पहला लिख सकते हैं सरकारी नियंत्रण। किस तरह आज के समय में कई राज्यों में सेंसरशिप के कारण अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को खतरा है। यह विभिन्न प्रकार की सामग्रियों को प्रतिबंधित करने के लिए विभिन्न कानूनों का उपयोग करते हैं, जैसे कि IT अधिनियम 2000 और आपराधिक प्रक्रिया संहिता। इन सभी को हम आज के प्रेजेंट टाइम में देख सकते हैं जो कि सेंसरशिप को लगाने का प्रयास करती हैं। ठीक है, नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं सोशल मीडिया सेंसरशिप। किस तरह से सोशल मीडिया सेंसरशिप होती है, चलिए देख लेते हैं। सोशल मीडिया पर सेंसरशिप एक बड़ी चुनौती का विषय है। कई बार सरकारें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों पर सामग्रियों को हटा देती हैं या इसे नियंत्रित करती हैं, जिससे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रभावित होती है। क्योंकि हम कई बार सोशल मीडिया पर भी सेंसरशिप का प्रभाव देख सकते हैं। जब सरकार द्वारा कोई चीज़ हटा दी जाती है दैट मीन्स वो हमारी सेंसरशिप के अंतर्गत आ जाती है। नेक्स्ट है हमारा धार्मिक और सामाजिक मुद्दे। किस तरह से धार्मिक और सामाजिक संवेदनाओं को ध्यान में रखते हुए भी सेंसरशिप लागू की जाती है। यह कभी कभी विभिन्न समुदायों के बीच असमानता और तनाव को बढ़ा सकती है। यानी कभी कभी जो धार्मिक और सामाजिक मुद्दे होते हैं उनके लिए भी सेंसरशिप का यूज़ किया जाता है। और कभी कभी ये जो सेंसरशिप होती है ये असमानता और जो तनाव है उसको बढ़ाने का भी कार्य कर सकती है। ठीक है, अब हम देखेंगे सकारात्मक पहलू। जो सेंसरशिप होती है इसके क्या क्या सकारात्मक पहलू हो सकते हैं। तो पहला आप लिख सकते हैं सामाजिक स्थिरता। कुछ लोग यह मानते हैं कि सेंसरशिप सामाजिक स्थिरता के लिए आवश्यक है। यह नफरत फैलाने वाली सामग्री या आपत्तिजनक विचारों को सीमित करने में मदद करते हैं। यानी जो भी ऐसी चीज़ें हैं जो समाज में नफरत या आपत्तिजनक चीज़ें होती हैं उनको रोकने का कार्य करती है सेंसरशिप, इसलिए सेंसरशिप इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं गलत सूचना का मुकाबला। किस तरह से सेंसरशिप गलत सूचना को फैलने से रोकने में भी मददगार हो सकती है। यह सूचित करती है कि सही और तथ्यात्मक जानकारी लोगों तक पहुँचे। यानी जो सेंसरशिप होती है वो गलत चीज़ों को भी रोकने का कार्य करती है और सही चीज़ें लोगों तक पहुँचाने का कार्य करती है। अब हम देखेंगे निष्कर्ष के। आप इसके निष्कर्ष में क्या लिख सकते हैं।
आप इसके निष्कर्ष में लिख सकते हैं, भारत में सेंसरशिप पर बहस जटिल है, जबकि इसे सामाजिक स्थिरता और गलत सूचना के खिलाफ एक उपाय के रूप में देखा जा सकता है। यह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और लोकतांत्रिक मूल्यों पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकती है। इस संदर्भ में संतुलन बनाना आवश्यक है ताकि नागरिकों को अपने विचारों व्यक्त करने का अधिकार मिल सके, जबकि समाज में स्थिरता भी बनी रह सके। यानी देखिए, सेंसरशिप अगर हम देखें तो अच्छी भी है, लेकिन ये हमारे लोकतांत्रिक समाज के लिए बुरी भी हो जाती है, क्योंकि ये लोगों की जो स्वतंत्रता है उसका हनन करती है। तो जो हमारी सेंसरशिप है उसकी अच्छाई और बुराई दोनों हैं। अगर उसे अच्छे वे में यूज़ किया जाए तो वो हेल्पफुल भी होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कानूनी, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक न्याय में क्या अंतर है। यानी कानूनी, राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक न्याय वो आखिर होता क्या है और इन सभी न्यायों में क्या अंतर है, ये आपको बताना है। तो पहले हम देखेंगे परिभाषा में आप लिख सकते हैं, कानूनी, राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक न्याय विभिन्न प्रकार के न्यायों के पहलू हैं जो समाज में व्यक्तियों के अधिकारों और अवसरों के वितरण को प्रभावित करते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे एक एक करके। यानी पहले हम देखेंगे कानूनी न्याय क्या होता है। कानूनी न्याय की परिभाषा में आप लिख सकते हैं, कानूनी न्याय का तात्पर्य है कि सभी व्यक्तियों को कानून के समान संरक्षण मिलना चाहिए। यह सुनिश्चित करता है कि कानून सभी के लिए समान रूप से लागू हो। यानी जो कानूनी न्याय होता है उसके अंतर्गत सभी को समान रखा जाता है। उदाहरण के रूप में आप लिख सकते हैं, यदि दो व्यक्तियों पर समान अपराध का आरोप लगाया जाता है तो दोनों को समान सज़ा मिलनी चाहिए। यानी अगर दो व्यक्ति हैं, जैसे कि ए व्यक्ति है एंड बी व्यक्ति है, और दोनों ही एक ही जैसा जुर्म करते हैं तो इन्हें सज़ा भी एक ही जैसी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है इसको अलग सज़ा दे दी, इसको अलग सज़ा दे दी, नहीं। अगर दोनों का जुर्म बराबर है और एक जैसा है तो दोनों को एक जैसी ही इक्वल सज़ा मिलेगी। ओके, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे हम देखेंगे राजनीतिक न्याय। राजनीतिक न्याय से क्या अभिप्राय है, पहले इसकी परिभाषा देखेंगे। राजनीतिक न्याय से तात्पर्य है कि सभी व्यक्तियों को अपने राजनीतिक अधिकारों का उपयोग करने का समान अवसर होना चाहिए, जिसमें वोट देने का अधिकार, चुनावों में भाग लेने का अधिकार शामिल है। यानी सभी व्यक्तियों को समान अधिकार होनी चाहिए राजनीति में, जैसे कि वोट देने का अधिकार है और चुनावों में भाग लेने का। अगर आप चाहें तो आप भी प्रतिनिधि बन सकते हैं। इस चीज़ का जो अधिकार है वो सभी को समान होना चाहिए। उदाहरण के रूप में आप लिख सकते हैं, यदि किसी समूह को राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेने से वंचित किया जाता है तो यह राजनीतिक न्याय का उल्लंघन है। यानी किसी भी समूह को राजनीतिक जो गतिविधियां होती हैं उनमें भाग लेने से रोका नहीं जा सकता। ठीक है, अब हम देखेंगे सामाजिक न्याय। सामाजिक न्याय के अंतर्गत देख लेते हैं सामाजिक न्याय की परिभाषा। पहले देखेंगे सामाजिक न्याय की परिभाषा में आप लिख सकते हैं, सामाजिक न्याय का तात्पर्य है कि समाज में सभी व्यक्तियों के बीच समानता और निष्पक्षता होनी चाहिए। यह वंचित वर्गों के अधिकारों पर संरक्षण और सामाजिक असमानताओं को कम करने पर ध्यान केंद्रित करता है। ठीक है, उदाहरण के रूप में आप लिख सकते हैं, यदि किसी जाति या धर्म के लोगों को समाज में समान न्यायता नहीं मिलती तो यह सामाजिक न्याय का उल्लंघन होता है। ठीक है, अब हम देखेंगे आर्थिक न्याय के आखिर आर्थिक न्याय क्या होता है। आर्थिक न्याय की परिभाषा में आप लिख सकते हैं, आर्थिक न्याय का तात्पर्य है कि आर्थिक संसाधनों के वितरण और अवसरों की समानता पर ध्यान केंद्रित करना। यह सुनिश्चित करता है कि सभी व्यक्तियों को समान आर्थिक अवसर प्राप्त हो सके। ठीक है, यानी सभी व्यक्तियों को समान आर्थिक अवसर देना आर्थिक न्याय कहलाता है। उदाहरण के रूप में आप लिख सकते हैं, यदि कुछ व्यक्तियों को आर्थिक संसाधनों तक पहुंच नहीं मिलती तो यह आर्थिक न्याय का उल्लंघन है। यानी सभी व्यक्तियों को जो आर्थिक न्याय है या ये कहें आर्थिक संसाधन है उन तक पहुंच होनी चाहिए, तभी आर्थिक न्याय हो पाएगा। ठीक है, अब हम देखेंगे मुख्य अंतर के इन सभी में क्या क्या अंतर होते हैं। तो ध्यान केंद्रित करने का क्षेत्र, किस तरह से ध्यान केंद्रित करने के क्षेत्र में क्या क्या अंतर हो सकते हैं। तो पहला आप लिख सकते हैं, कानूनी न्याय कानून और उसके अनुप्रयोग पर ध्यान केंद्रित करता है। ठीक है, नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं, राजनीतिक न्याय राजनीतिक अधिकारों और स्वतंत्रता पर केंद्रित होता है। नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं, सामाजिक न्याय सामाजिक असमानताओं और अधिकारों पर केंद्रित होता है। ठीक है, आगे चलेंगे। अब हम देखेंगे आर्थिक न्याय। आर्थिक न्याय आर्थिक संसाधनों और अवसरों पर ध्यान केंद्रित करता है। ठीक है, अब हम देखेंगे इनका महत्व, कि इनका क्या महत्व है। तो पहला आप लिख सकते हैं, कानूनी न्याय यह सुनिश्चित करता है कि सभी को कानून के समान संरक्षण मिले। यानी सभी को कानून के समान संरक्षण मिले और सभी को समान अधिकार हों, ये कानूनी न्याय के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं, राजनीतिक न्याय यह सुनिश्चित करता है कि सभी व्यक्तियों को राजनीतिक
प्रक्रियाओं में भाग लेने का अधिकार हो। नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं सामाजिक न्याय का उद्देश्य समाज में समानता और निष्पक्षता को बढ़ावा देना होता है। नेक्स्ट है हमारा आर्थिक न्याय का उद्देश्य सभी व्यक्तियों को समान आर्थिक अवसर प्रदान करना होता है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए इसका निष्कर्ष देख लेते हैं। निष्कर्ष में आप लिख सकते हैं कानूनी, राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक न्याय सभी महत्वपूर्ण हैं यह और एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। एक समाज में समग्र न्याय सुनिश्चित करने के लिए इन सभी पहलुओं का ध्यान रखना आवश्यक हो जाता है। यानी हमारे कानूनी हो गए, राजनीतिक हो गए, सामाजिक हो गए और आर्थिक न्याय हो गए, ये सभी इंपॉर्टेंट है। और अगर हमें समाज में सुव्यवस्थित व्यवस्था करनी है तो हमें इन सभी का ध्यान रखना होगा। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा रॉल्स के न्याय के सिद्धांत का समालोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। यानी जो रॉल्स का न्याय सिद्धांत है, जो कि मैंने आपको पढ़ाया भी था, उसका आपको समालोचनात्मक मूल्यांकन करना है। आप इस तरह से कर सकते हैं। चलिए परिचय देख लेते हैं। जॉन रॉल्स का न्याय सिद्धांत सामाजिक न्याय का सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। यानी जॉन रॉल्स का जो न्याय सिद्धांत है उसे सामाजिक न्याय सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। रॉल्स ने न्याय को समानता और स्वतंत्रता के सिद्धांत के रूप में प्रस्तुत किया, जिसमें सभी व्यक्तियों को समान अधिकार और अवसर प्रदान करने किए जाने का विचार किया गया है। यानी सभी व्यक्तियों को समान अधिकार और समान अवसर होने चाहिए। इनके अनुसार मुख्य जो सिद्धांत हैं, इन्होंने और भी मुख्य कुछ सिद्धांत दिए हैं, जिसमें से पहला है हमारा समानता का सिद्धांत। जो रॉल्स का पहला सिद्धांत है कि सभी व्यक्तियों को समान मूलभूत अधिकारों और स्वतंत्रता प्राप्त होनी चाहिए। यानी इनके अनुसार जो व्यक्ति होता है उसे मूलभूत और स्वतंत्रता प्राप्त होनी चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे आप लिख सकते हैं असमानता का सिद्धांत। असमानता का सिद्धांत के अंतर्गत आप लिख सकते हैं रॉल्स का दूसरा सिद्धांत ये है कि असमानता केवल तभी स्वीकृत है जब वह उन लोगों के लाभ के लिए हो जो सबसे वंचित है। यानी असमानता तभी ही स्वीकार्य होगी जब उनके लाभ की कुछ बात हो रही होगी। ठीक है, अब देखेंगे हम आलोचनात्मक मूल्यांकन। यानी इनका जो सिद्धांत है उसका हम आलोचनात्मक मूल्यांकन किस तरह से कर सकते हैं। तो इसके अंतर्गत पहला आप इसमें लिख सकते हैं समानता की व्याख्या। किस तरह से रॉल्स की समानता की व्याख्या को कुछ आलोचकों द्वारा सीमित माना गया है। वह तर्क करते हैं कि यह केवल आर्थिक असमानता को ध्यान में रखता है और सामाजिक और राजनीतिक असमानता की अनदेखी करता है। यानी इसके अंतर्गत सिर्फ आर्थिक असमानता को रखा गया है, पर जो हमारी सामाजिक और आर्थिक असमानता है उसको देखा ही नहीं गया। कुछ लोगों का ये मानना है। ठीक है, नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं व्यक्तिगत प्रयासों का महत्व। किस तरह से रॉल्स के सिद्धांत में यह विचार नहीं किया गया है कि व्यक्ति प्रयास और क्षमता भी महत्वपूर्ण है। यह सिद्धांत अधिक से अधिक एक समानता की ओर अग्रसर होता है, जबकि व्यक्तियों की स्पष्टता को नज़रअंदाज करता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं व्यवहारिकता। व्यवहारिकता किस तरह से रॉल्स के सिद्धांत को व्यवहारिक रूप से लागू करना कठिन हो सकता है। यह सिद्धांत आदर्श स्थिति पर आधारित है, जबकि वास्तविकता में समाज में कई जटिलताएं होती हैं जो न्याय की अवधारणा को प्रभावित करती हैं। यानी देखिए, वास्तविकता में जो समाज होता है उसको बहुत सारी चीज़ें प्रभावित करती हैं, पर बहुत सारी चीज़ें उन्होंने अनदेखी की हैं। अब हम देखेंगे सकारात्मक पक्ष कि इसका जो सकारात्मक पक्ष है उसके अंतर्गत हम क्या लिख सकते हैं। पहला पॉइंट आप लिख सकते हैं सामाजिक संवेदनशीलता। रॉल्स का सिद्धांत वंचित वर्गों के अधिकारों की सुरक्षा पर जोर देता है, जो समाज में समानता की दिशा में महत्वपूर्ण है। यानी ये समाज में समानता को लाने के लिए इम्पोर्टेंट रोल निभाता है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे विचारशीलता। विचारशीलता किस तरह से रॉल्स के सिद्धांत ने न्याय की परिभाषा को पुनः परिभाषित किया है और यह सोचने के लिए प्रेरित किया है कि हम समाज में एक समानता और स्वतंत्रता का वातावरण बना सकते हैं। किस तरह से हम उसको लागू कर सकते हैं। रॉल्स के सिद्धांत ने ये सोचने पर मजबूर कर दिया है, या ये कहें जो न्याय है उसकी पुनः परिभाषा देने का कार्य रॉल्स के सिद्धांत ने किया है। ठीक है, अब हम देखेंगे इसका निष्कर्ष। निष्कर्ष में आप लिख सकते हैं रॉल्स के न्याय सिद्धांत ने समाज में समानता और स्वतंत्रता के लिए एक नया दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है। हालांकि इसके कई आलोचक हैं, फिर भी यह सिद्धांत न्याय की अवधारणा को समझने में महत्वपूर्ण है और सामाजिक न्याय के विकास में योगदान देता है। यानी देखिए, रॉल्स का जो सिद्धांत है वो न्याय की और स्वतंत्रता की नई दिशा प्रदान करने का कार्य करता है, नई दृष्टिकोण प्रदान करता है। लेकिन अगर हम देखें तो इसके बहुत सारे आलोचक भी हैं। अगर हम आलोचनाओं की बात करें तो जैसे कि अभी हमने देखा कितनी सारी इसकी आलोचनाएं हैं, लेकिन ये फिर भी नई योगदान और नए महत्वों को दिखाने और जो
स्वतंत्रता है, न्याय है, उसको अच्छी तरीके से प्रकट करने का कार्य करता है। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। एंड यहाँ हमारी यूनिट नंबर 3 के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे यूनिट नंबर 3 के, वो भी कवर हो जाते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो या कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अदरवाइज़ फॉर मोर इन्फॉर्मेशन आप हमारी इंस्टाग्राम आईडी को चेकआउट कर सकते हैं, आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। एंड अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं फॉर मोर वीडियोज़, फॉर मोर कनेक्टिविटी। एंड हमारे जो ऐप है द लर्नर्स कम्युनिटी TUSOL ऐप, इसको आप डाउनलोड कर लीजिए। इसमें आपको फ्री जो नोट्स हैं वो मिल जाएंगे और आप अपनी सेल्फ स्टडी कर पाएंगे और इसके अंतर्गत आप ये सारे ही फीचर्स देख पाएंगे जो कि आपकी स्टडी को मोर ईजी बना देंगे। तो चलिए फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप मेरी वीडियो को लाइक करना एंड हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।